नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेन पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। फर्स्ट आर्टिकल है मंकी पॉक्स से रिलेटेड। देखो, अभी यूके में हेल्थ अथॉरिटीज़ ने ये कंफर्म किया है कि एक केस मिला है वहाँ पर मंकी पॉक्स का। और वो क्यों मिला है? क्योंकि अभी वो इंडिविजुअल जो है वो रिसेंटली नाइजीरिया में ट्रैवल करके आया। नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स की तरह ही सिम्टम्स शो करता है। और ये भी एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, मतलब वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। ओके, स्मॉल पॉक्स जैसे इस तरीके की आप देख सकते हो इस इमेज में जो बता रखा है। मंकी पॉक्स वायरस की अगर बात करें तो ये बेसिकली जिस फैमिली से बिलोंग करता है, इस फैमिली का नाम है ऑर्थोपॉक्सी वायरस। ठीक है, ऑर्थोपॉक्स वायरस बोला जाता है। और जीनस जो है वायरस का, उसमें वेरियोला वायरस का जीनस का कंटेंट भी मिलेगा जो कि स्मॉल पॉक्स करता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब फैमिली भी कहीं ना कहीं स्मॉल पॉक्स वाला वायरस की ही है। इसके अलावा जो वैक्सीन या वायरस होता है वो भी यूज़ किया जाता है स्मॉल पॉक्स को ट्रीट करने के लिए, और उसका भी ट्रेट इसमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो ये जो वायरस है, कौन सा, मंकी पॉक्स का, ये एक तरीके का ऑर्थोपॉक्सी वायरस होता है जिसका जीनस एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है जैसा कि स्मॉल पॉक्स का है, जिसका नाम है वायरियोला वायरस। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो वैक्सीनिया वायरस, इसके सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। वैक्सीनिया वायरस वो है जिसका यूज़ किया जाता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाने में। वैसे देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स तो देखो ज़बरदस्त तरीके से फैली थी ये बीमारी भी। ठीक है, पर इस बीमारी को फिर बाद में ठीक करने में सक्सेस गेन हुई जब इसका प्रॉपर एक वैक्सीन मिल गया। तो वैक्सीनेशन जो है वो तैयार हुआ स्मॉल पॉक्स के लिए कब? 1980 में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो गया था 1980 के टाइम पे। और फिर उसके बाद में स्मॉल पॉक्स को तो देखो रिमूव करने में सक्सेस अभी तक मिल चुकी है। बट मंकी पॉक्स की बात करें तो अभी तक देखो जो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अभी भी इसके केसेस मिल जाते हैं। WHO के हिसाब से देखें तो इसके भी 2 डिस्टिंक्ट क्लैड्स हैं, दैट मीन्स 2 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। ठीक है, इसकी भी, या फिर 2 डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर मंकी पॉक्स अभी भी होता है। एक तो है द वेस्ट अफ्रीकन क्लेड, जिसमें ये नाइजीरिया वाला एरिया आ जाता है, वेस्टर्न वाला। एक हो गया कोंगो बेसिन क्लेड, इसका मतलब सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड भी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखो इस तरीके से अफ्रीका के 2 पैचेस, 2 ऐसे एरियाज़, 2 ऐसे रीजन जहाँ पर अभी भी ये वायरस जो है मंकी पॉक्स वाला फैलता है या फिर वहाँ पर उसके केसेस आते हैं। तो ऐसे में नाइजीरिया जो है वो किस में आता है? वेस्ट अफ्रीकन क्लेड में। और वहीं पर ये यूके का बंदा विजिट करके गया है और उसको ये बीमारी लगी है। ये एक तरीके की जूनोटिक बीमारी होती है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारियाँ होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर ये बीमारी मिलती है, क्योंकि इस वायरस को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे इनहैबिटेंट, जैसे कोई भी जानवर है, ठीक है, चाहे फिर वो गैम्बियन पॉज्ड रैट हो, डॉर्माइस हो, ठीक है, मंकी हो, उनकी भी कई स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें, या स्क्विरल्स हो, उनमें ये वायरस जो है वो रहता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें वो देखो लिमिटेड है। ठीक है, उसका इतना इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब वो नाइजीरिया में गए हैं और वहाँ पर उनका इन्फेक्शन कहीं ना कहीं किसी एनिमल के साथ इंटरेक्शन की वजह से हुआ है। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? देखो, जैसे बॉडी फ्लूइड है, जैसे कहीं पे ब्लड रिलीज हो गया, या यूरिन है, सलाइवा है, उसके कांटेक्ट में आ गए आप इन्फेक्टेड एनिमल के। ठीक है, या फिर स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, माउथ या थ्रॉट से जो सलाइवा रिलीज होता है वो हो गया, या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, फॉर एग्जांपल जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको छींक आ गई अचानक से, तो ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगे एनवायरनमंकी में, उससे भी हो सकता है। या फिर कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे कोई चीज़ है, कोई पत्थर था, उस पर बैठ करके गया तो कोई वो मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड एनिमल, और उस पर जाकर के ये इंडिविजुअल नाइजीरिया को जो विजिट करके आया वो वहीं पे बैठ गया जाके। तो इस तरीके से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, फिर बात आती है सिम्टम्स की और ट्रीटमेंट की। देखो, यूएसए का जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसके हिसाब से मंकी पॉक्स जो है शुरुआत में बुखार आती है, सर दर्द होता है, शरीर टूटता है, ठीक है, बदन टूटता है, बैक एक होता है, बैक मतलब कमर दुखना ये हो जाती है, थकान जल्दी से हो जाती है, और कई बार तो लिम्फ नोड्स में भी स्वेलिंग आती है। लिम्फ नोड मतलब वो हमारी बॉडी के वो पार्ट जहाँ से हमारे जैसे सलाइवा रिलीज़ हो रहा है या स्वेट रिलीज़ करने की जो भी बॉडी पार्ट में एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी स्वेलिंग आने लग जाती है। ठीक है,
इसके आगे देखें तो इसमें इन्फेक्शन होने के बाद में सिम्टम्स दिखाने तक का टाइम 7 से 14 दिन या फिर 5 से 21 दिन में दिखाता है। मतलब एक बार इन्फेक्शन हो गया और सिम्टम्स आने में इतना टाइम लग जाता है, कई बार 20-20 दिन भी लग जाते हैं। इन्फेक्शन के 20 दिन बाद में भी इन्फेक्शन का रिजल्ट दिखा रहा है कि हाँ जी ये इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर बाद में कोई आदमी एकदम फ्री हो जाता है वैसे ही 20 दिन में। तो इसके आगे शुरुआत में रैशेज आते हैं, स्किन पे लाल लाल रैशेज बन जाते हैं, फिर स्किन पे ये जो बताए ना फुंसी टाइप बन जाते हैं, जिसमें पस भी पड़ सकती है, पेनफुल भी बहुत ज़्यादा होता है, खुजली भी चलती है, ईचिंग भी होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, WHO के हिसाब से अगर देखें तो मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन से जो डेथ रेट है वो देखो 0 से 11% के बीच में वेरी करती है। और ज़्यादा किस में मिलती है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें, अमंग यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में ज़्यादा डेथ रेट देखने को मिलती है। क्या अभी मंकी पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? जी नहीं। स्मॉल पॉक्स का फिर भी अवेलेबल है, मंकी पॉक्स का नहीं है। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है देखो मदर्स डे से रिलेटेड है। मदर्स डे को किसने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? वैसे देखा जाए तो मई महीने का जो सेकंड संडे होता है उसी को मदर्स डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। और मदर्स डे को फाउंड किया था जार्विस, ये आपके सामने इमेज है। कब किया था? 1908 में। जार्विस जिनका जन्म 1964 से 1948 के बीच में इनका मतलब लाइफ स्पैन रहा, और ये अमेरिका की एक्टिविस्ट, और इन्होंने अपनी माँ की याद में, ठीक है, या फिर उन सभी माताओं की याद में जिन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए 1908 में ये डे फिक्स किया था कि जी हमें भी माताओं को याद रखना चाहिए। और वो डे कौन सा था? सेकंड संडे ऑफ मई। ठीक है, और इसमें जो एम्ब्लेम है, मतलब इसका एक सिंबल है ना, प्रतीक के तौर पे किसको माना गया? वाइट कार्नेशन एक फ्लावर आता है, सफ़ेद फूल आता है, जो कि जार्विस की जो मदर थी उनका फेवरेट फ्लावर था, उसी को इन्होंने इसका एम्ब्लेम बना दिया। तो देखो 1908 में इन्होंने मदर्स डे को ऑब्जर्व करने के लिए पूरा एक मूवमेंट शुरू किया, इस चीज़ को एक्सेप्टेंस भी मिली। पर जैसे ही इस मदर्स डे का नाम लेकर के लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, पैसे के लिए काम किया, कॉमर्शलाइजेशन हो गया, प्रमोशन के लिए इनके लिए, तब से फिर इन्होंने कुछ मतलब जैसे ही लॉन्च किया ना मदर्स डे को, उसके कुछ दिनों बाद में इन्होंने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया। फिर इनकी जब तक डेथ होती है 1948 में, तब तक ये लगातार इसी चीज़ के अगेंस्ट में चल रहे थे कि मदर्स डे को सेलिब्रेट करना बंद करो, कम से कम कॉमर्शियल वे में। ठीक है, तो छोटी सी एक स्टोरी थी कि भाई मदर्स डे को किसने शुरू किया था, क्या था, तो ये जार्विस। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हीट वेव्स बहुत हो रही है, गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है, पर इसके बावजूद भी अब की बार डेथ रेट थोड़ी कम है हीट वेव की वजह से। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पर राइटर जो बोलना चाह रहे हैं वो समझो। वो ये है कि पिछले कुछ मतलब अप्रैल मई, लगभग मई आ गया, मार्च से ही गज़ब की गर्मी पड़ रही है, आपको पता है। और हिस्टोरिकल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स को ब्रेक किए जा रहा है ये गर्मी का मौसम। टेम्परेचर राइज़ है वो इतना ज़्यादा हो गया है, वो एग्जैक्टली वैसा ही टेम्परेचर राइज़ हो रहा है जैसे 2015 के लगभग पहले हो चुका है। पर 2015 में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, मतलब डेथ ज़्यादा हुई थी इस हीट वेव की वजह से, अब की बार थोड़ी कम है। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कारण क्या है वो समझते हैं। देखो IPCC की जो असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, छठी अभी रिसेंटली जो आई थी, है ना, उसमें एम्फेसिस किया था कि भाई टेम्परेचर राइज होना इज़ ओके, बट उसके साथ में ह्यूमिडिटी भी राइज हो जाती है, वो फिर मुश्किलें पैदा कर देती है फिजियोलॉजिकली। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि हम गर्मियों में हैं, अभी के टाइम पे गर्मी की बात करें तो अभी तो क्या होती है, गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है, सूखी गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग करेगा, दैट मीन्स पसीना निकलेगा। तो पसीना क्या करता है, इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन की वजह से पीछे क्या रहती है, थोड़ी ठंड मिल जाती है सरफेस पे, और वही ठंड से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बनता है। तो स्वेटिंग आना हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम किया जाता है। अब दूसरी कंडीशन, ये तो तब है जब सूखा है, सूखी हवा है, ड्राई एयर है। अब हवा में भी ह्यूमिडिटी आ गई, मान लो बारिश का मौसम है थोड़ा सा, या फिर ह्यूमिडिटी अच्छी खासी मेंटेन्ड है, अब गर्मी पड़ गई। अब क्या होगा, अब ना तो पसीना सूखेगा और ना ही हमें कंफर्टेबल फील होगा, तो बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन का जो प्रोसेस है ना वो बिगड़ गया कि नहीं, इस वजह से फिर हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। तो जो बोले 2015 के टाइम पर यही प्रॉब्लम थी कि हीट थी, हीट के साथ में मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी। अब की बार हीट है पर ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। गर्मी तो है और गर्मी को झेल भी पा रहे हैं क्योंकि पसीना निकल रहा है, पसीना
वो स्वेट है वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे में देखो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए दो सिस्टम यूज होते हैं, एक तो ड्राई बल्ब होता है, एक वेट बल्ब होता है। ड्राई बल्ब वर्ड कहाँ पे यूज होता है, वो है सिंपल सा कि जब टेम्परेचर नॉर्मल सिचुएशन में चल रहा है कि हाँ जी मई महीना है, मई के महीने में इतना टेम्परेचर तो जाएगा ही। अगर आप इस तरीके से टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, जो भी थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं, उसको हम रेगुलर थर्मामीटर बोल सकते हैं, उसको ही ड्राई बल्ब बोला जाता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दैट मीन्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नॉर्मल टेम्परेचर, चाहे गर्मी चाहे कितनी भी हो, पर वो गर्मी अगर समय के हिसाब से है कि हाँ जी जून का महीना है तो गर्मी तो पड़नी है ही, मई का महीना है तो गर्मी तो पड़नी है ही, पर मार्च के महीने में एक्सट्रीम गर्मियाँ पड़ जाए तो वो हो जाता है एक तरीके से टेंशन वाली बात। तो ओवरऑल पॉइंट क्या आ रहा है कि अगर रेगुलर थर्मामीटर से ही हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और रेगुलर प्रोसेस में ही, तो वो तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया। और दूसरी तरफ अगर इसी के लिए अगर एक्सट्रीम हीट मूवमेंट हो रहा है कहीं पे, अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, हीट अचानक से बढ़ गई, क्योंकि हीट वेव हमने क्या डेफिनेशंस पढ़ी थी कि अचानक से 2-2, 4-4 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन आ जाए। ठीक है, कम से कम 4 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल टाइम से, कि आज सुबह क्या था या फिर कल शाम को क्या था, आज सुबह अचानक से इतना टेम्परेचर राइज हो गया, तो वो हो जाता है हीट वेव। और हीट वेव एक्सट्रीम जो होता है उसको मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, वेट बल्ब थर्मामीटर। ठीक है, तो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब ये जो वर्ड हैं दोनों यही यूज़ होंगे पूरे आर्टिकल में आगे। तो देखो एक तो ह्यूमिडिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर अगर 35 डिग्री हो और 35 डिग्री के साथ 35 डिग्री हो, और वो भी किससे मेजर कर रहे हो आप, किस कंडीशन में, वेट बल्ब टेम्परेचर। इसका मतलब हीट मूवमेंट, इसका मतलब कि पिछले दिन के कंपैरिजन में ये 35 डिग्री का जो लेवल आप अचीव कर रहे हो ये एकदम से हीट क्रिएट कर रहा है। तो इसमें 35 डिग्री अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर एक इंसान शायद ही अच्छी खासी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाए, क्योंकि गर्मी फिर जलने लग जाती है 35 डिग्री से अगर ज़्यादा आ जाता है। 32 डिग्री तक अगर देखो तो देखो इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। ठीक है, मतलब एक हम काम कर रहे हैं, मान लो कि लेबर कोई काम कर रही है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उन लोगों को 32 से 35 डिग्री के बीच में थोड़ा सा एबनॉर्मल फील होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर 35 डिग्री के ऊपर चला गया तो फिर बाद में और प्रॉब्लम होने लग जाती है। ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से ह्यूमिडिटी होती है, और गर्मी भी है ह्यूमिडिटी भी है तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और ह्यूमिडिटी है नहीं है और गर्मी है तो उसमें क्या होता है, स्वेट थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाता है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा रेगुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आता बॉडी को, तो वो थोड़ा आसानी बना देती है। तो ओवरऑल अभी की सिचुएशन में थोड़ा ये है। और अब की बार जो वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहाँ पहुँचा है, पाकिस्तान के सिंध में, जो कि थार में ही आ जाता है, थार डेजर्ट में, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हुआ है। ठीक है, वहाँ पर सस्टेन्ड एक्सपोजर, लगातार वो धूप में रहते बहुत मुश्किलें हो गई थी उन लोगों को, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था। ठीक है, दूसरा, बॉडी अगर प्रॉपर तरीके से हम अपनी, सीधी सी बात है, हमारी बॉडी में स्वेटिंग क्यों हो रही है, टेम्परेचर रेगुलेशन को अगर वो नहीं कर पाएगी तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे। इससे क्या होता है, हीट स्ट्रोक भी हो जाते हैं कई बार, हार्ट की वजह से हार्ट फेल भी हो जाता है कई बार, टेम्परेचर वेरिएशन आता है, कार्डिक कंडीशन बिगड़ जाती है, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है कई बार। कुछ लोगों के जैसे पहले से सांस की कोई प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, डायबिटिक हो, तो उनकी भी डेथ हो सकती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, देखो हमारे यहाँ पर वर्क प्लेसेस पे टॉयलेट फैसिलिटी ना होने की वजह से जो फीमेल्स होती है ना, वो पानी कम पीती हैं, और पानी कम पीने के चक्कर में उनकी बॉडी में वाटर इनटेक कम हो जाता है, और वाटर इनटेक कम होने की वजह से हीट स्ट्रोक आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सीवियर हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। फिर बात आ जाती है, देखो कुछ इश्यूज़ तो ऐसे हैं जो कि लोकल होते हैं, जिनको लोकली कंट्रोल करना पड़ता है, और बाकी आज की जो रियलिटी है जिसमें क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई बन गया है, वहाँ पर आप इंटर गवर्नमेंटल इश्यूज़ की बात करते हो। भाई सीधी सी बात है, जब जितना ज़्यादा वेट बल्ब टेम्परेचर की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे, वेट बल्ब का मतलब बताया ना अभी कि एक्सट्रीम हीट इवेंट को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप ज़बरदस्त तरीके से क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रहे हो। ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या है, एक अपने आप में ग्लोबल इशू है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट की नहीं हो सकती। यहाँ पर रोल किसका आ जाता है, ट्रांसनेशनल। ये इशू बन गया ट्रांसनेशनल, मतलब यहाँ पर वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ में आकर के काम करना पड़ेगा। जो आज की सिचुएशन जो गर्मी की पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ सिग्नल दे रही है कि भाई
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वेट बल्ब टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है, जहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल रहता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक देश पर ना रहकर सब पर है। और इसीलिए आपको पता है UNFCCC के अंडर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, जो कि 26 राउंड अभी ग्लासगो में हुआ, ठीक है। तो ऐसे में सभी को साथ में मिल करके जो भी कमिटमेंट्स हो वो पूरे करने होंगे। ये ग्लोबल कंट्रोल फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये वेट जो आप कह सकते हो कि वेट टेम्परेचर है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, मुश्किलें पैदा कर देगा। यहाँ पर इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइवल है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जैसे जाते हो तो सर्वाइवल लिमिट निकल गई कि नहीं, तो इसके ऊपर फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती। और इसमें अगर ह्यूमिडिटी भी मिल गई, आप देखो यहाँ पर कि सर्वाइवल कितना पॉसिबल है, यहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। अब इधर तो ह्यूमिडिटी है और इधर हो गया टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी अपनी लिमिट से क्रॉस कर गई, तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर टेम्परेचर 38 डिग्री के अंदर अंदर है और फिर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो फिर भी सर्वाइवल क्या थोड़ा सा चल जाता है। जैसे हम देखते हैं मॉनसून पीरियड में बरसात आती है, गर्मी पड़ती है और एकदम से ह्यूमिडिटी रहती है और वो पसीने आते हैं बहुत गंदे और वो सूखते भी नहीं है पसीने, और ऑयली स्किन हो जाती है, एकदम स्टिकी स्किन हो जाती है, तो कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ से पता पड़ती है। आगे चलते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 3 पे एक न्यूज़ है, दिल्ली अलवर कॉरिडोर है वो अभी अप्रूवल मिल जाएगा 1 महीने में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अपनी तरफ से यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल लेने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे कि दिल्ली से लेकर अलवर तक का जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है RRTS है उसका अप्रूवल लिया जा सके। और इससे हाई स्पीड कॉरिडोर जब बन जाए तो उससे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छे से अवेलेबल हो पाए। तो इसमें आप देख सकते हो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इस एजेंसी के द्वारा अगर देखें तो ये 3 फेजेस में कवर होने वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। दिल्ली SNB अलवर, ठीक है, जिसमें 107 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा फर्स्ट फेज़ में कवर, जिसमें सराय काले खां से दिल्ली से लेकर के ये आ जाएगा SNB अर्बन कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है, जिसमें इसका मतलब हो गया शाहजहाँपुर निमराना बैरोड तक आ जाएगा। फिर सेकंड फेज़ जो होगा उसमें ये जो SNB वाला फेज़ है यहाँ से सोता नाला तक जाएगा, और थर्ड फेज़ में फिर अलवर तक एक्सटेंशन इसको मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। इस एजेंसी के बारे में देख लेना एक बार कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, क्या पता कहीं घूम फिर के कोई क्वेश्चन फंसी जाए, थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। इसके आगे देखें, क्योंकि इस पर्टिकुलर एजेंसी का नाम यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सूरत में भी एक प्रोजेक्ट है वो NCRTC ऑपरेट कर रहा है, तो इसलिए नाम तो इसने नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, बट जो आल्स्टोम और इन सालवी गुजरात में ऑपरेट जो हो रहा था, ठीक है, वो हैंडओवर कर दिया गया है। फर्स्ट ट्रेन में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल इस एजेंसी के बारे में एक बार देख लेना, मेरा तो ये कहना है, ठीक है। सूरत नाम निकल के सालवी है, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें एक करेक्शन है, ये बस केवल आपको यही पढ़ना है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में। और ये जो ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन है, ये सालवी गुजरात में तैयार हुई है, जो हैंडओवर कर दी गई है। सो ओवरऑल ये केवल हाईलाइटेड पोर्शन है, केवल इस पे ध्यान देना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 से संबंधित कि टोटल फर्टिलिटी रेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें डिक्लाइन तो देखा गया था, पर उसमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन मुस्लिम्स में देखा गया है। ये जानते हैं क्या है? देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक लेडी, एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्शन एज में, जो कि 15 से 49 साल मानी जाती है, 15 to 49 ईयर्स, तो उसमें कितने बच्चे पैदा कर रही है एवरेज पूरे देश में, वही टोटल फर्टिलिटी रेट होती है। रिप्लेसमेंट के लिए कितनी है? 2.1। इसका मतलब कि माँ बाप की जगह बच्चे ले लेंगे, ठीक है, माँ बाप की डेथ के बाद में। तो फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें तो मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। डिक्लाइन कैसे कि 2015-16 के बीच में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का राउंड जो आया था, उस टाइम पर मुस्लिम्स में टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी? 2.6, जो कि 2019-20 जो कि 5वां राउंड अभी लेटेस्ट आया हुआ है, उसमें केवल 2.3 ही मिली है। इसका मतलब आप देख सकते हो कितना डिक्लाइन यहाँ पर है। इसके आगे देखें, ओवरऑल फर्टिलिटी रेट की बात करें पूरे देश की, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 2 बच्चे एक वुमेन पर हो, वही आप रिप्लेसमेंट रेट बोल देते हो, ठीक है।
तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो चौथा राउंड आया था, चौथा राउंड कब आया था? 2015-16 में। उस टाइम पर देश का एवरेज कितना था टोटल फर्टिलिटी रेट में? 2.2, जो कि घट करके अभी कितना है? 2.1 से भी कम हो गया है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर रिप्लेसमेंट के नीचे भी पहुँच चुके हैं हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें। फिर अगर बात करें रिलीजियस कम्युनिटी वाइज, तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किस में देखने को मिला है? आंसर आपको समझ में आ गया होगा, मुस्लिम कम्युनिटी में। और अगर देखा जाए तो नेशनल फैमिली फर्स्ट राउंड हुआ था 1992-93 में। उस टाइम पर मुस्लिम्स में TFR कितनी थी? 4.4%, और अभी प्रेजेंट कितनी है? 2.3%। तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन अगर टोटल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज में देखा जाए तो मुस्लिम्स में है। इसके आगे अगर देखें तो और रिलीजियस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंदूज़ में 1.94 TFR है, पर हाँ ये डिक्लाइन तो हुआ है मुस्लिम्स में, ठीक है, TFR, पर अभी भी सबसे ज़्यादा है रिलीजन में भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा 2.3 किस में हुआ? मुस्लिम्स में। हिंदूज़ में कितना है? 1.94। इसके आगे आप देख सकते हो हिंदू कम्युनिटी में टोटल फर्टिलिटी रेट 1992 में कितनी थी? 3.3%, और 2014-15-16 में कितनी थी? 2.1%, ठीक है। तो ये हिंदूज़ का यहाँ पे पोर्शन आ गया। इसके अलावा दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी की बात करें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में TFR कितनी है? 1.88, सिक्स में 1.61, और जैन्स में 1.6, बुद्धिस्ट में, और जो नियो बुद्धिस्ट है जिन्होंने अभी अभी नया बुद्धिज़्म ज्वाइन किया है उनमें 1.39, जो कि सबसे कम है। तो सबसे कम TFR किस में आ रही है? बुद्धिस्ट में, और सबसे ज़्यादा किस में है? मुस्लिम्स में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, पूरा जो हाईलाइटेड कंटेंट है वो सारा। और कहीं पर अगर TFR ज़्यादा भी मिली है ना, तो वहाँ पर रिलीजियस फैक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लिटरेसी ने, एम्प्लॉयमेंट ने, इनकम ने, हेल्थ सर्विस एक्सेस ने, कि जिनको भी अच्छी एजुकेशन मिली है, एम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास में हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनके अंदर तो देखो TFR है वो डाउन हुई है। बाकी अगर इनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर अभी भी TFR ज़्यादा है। इसके आगे अगर देखें तो मुस्लिम वुमेन की बात करें, जिनमें स्कूलिंग की बात की जाए, तो 2014-15 में जो मुस्लिम वुमेन थी उनमें सिर्फ 32% ही लिटरेसी रेट हुआ करती थी, ठीक है, जो कि अभी स्कूलिंग है ना, जो कि अभी बढ़कर के अब मतलब 2015-16 में जो थी वो 32% तक ही थी नॉन स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, और नॉन स्कूलिंग अब कितनी रह गई? 21.9%। इसका मतलब मुस्लिम वुमेन अब जो है एजुकेशन की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसका भी फ़ायदा उनको मिल रहा है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि नॉन रिलीजियस फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं TFR को रिड्यूस करने में। इसके आगे अगर बात करें तो मुस्लिम्स में देखो, बेशक ये जो TFR रिडक्शन हुआ है इसके पीछे कारण एक तो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, ये सारा हमने देख लिया। एक फैमिली प्लानिंग को भी अच्छा से अडॉप्ट किया जा रहा है। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स हैं वो भी यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। पहले मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ का कितना प्रेवलेंस था मुस्लिम्स में 2015-16 के टाइम पे? 2014-15 के टाइम पे 37.9%, जो कि अभी कितना चल रहा है? 47.4%। मतलब इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, तभी तो TFR जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये हाईलाइटेड कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना भाई। इसको कहीं बोलने में अगर गड़बड़ भी हो गई है तो ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर वर्ल्ड पेज पे आ गए हम। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, कामी रीता, ठीक है, ये नेपाल के हैं। शेरपा का मतलब माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई करते हैं तो उसमें गाइड का काम करते हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पे अपने ग्रुप को लेकर के चढ़ाई किया। मतलब कोई भी ग्रुप गया था क्लाइंबर्स का, उनको गाइड किया 26वीं बार। शुरुआत इनके करियर की हो गई थी 1994 में, ठीक है, और अभी इनकी 52 साल की उम्र हो गई है। तो आप मान के चलो कि हर साल कम से कम एक एक्सपीडिशन तो इन्होंने कवर कराई है। मतलब एक क्लाइंबिंग का काम तो हर साल किया ही है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8,849 मीटर, ठीक है, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है इनका कि सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की है। तो आंसर क्या होगा? कामी रीता। ये शेरपा हैं जो कि गाइड करते हैं, जो भी क्लाइंबर्स होते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए जो भी आते हैं उनको गाइड करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना इसके बारे में, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। फिर इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपनी तरफ से जो NOCC टैक्स जो लगाया जाता था या जो ड्यूटी लगाई जाती थी किस पे? टेलीकॉम कंपनीज़ पे या किसी भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी पे, उसको अब अबॉलिश कर दिया गया है। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपनी तरफ से जो नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्ज जो लगाता था, जो ड्यूटी लगती थी, उसको अब अबॉलिश कर दिया है। ये कब कैसे लगता था? मान लो स्पेस सेगमेंट में कोई भी टेलीकॉम कंपनी या कोई ब्रॉडबैंड कंपनी ऑपरेट करना चाहती है तो वो सैटेलाइट को यूज़ करेगी। अब सैटेलाइट को यूज़ करेगी ना, तो वहाँ पर सैटेलाइट में कम्युनिकेशन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
अपलिंक को डाउनलिंक को स्टैब्लिश करने के लिए। अपलिंक का मतलब जो ग्राउंड स्टेशन है उससे कनेक्ट किया सैटेलाइट को, डाउनलिंक का मतलब सैटेलाइट को लिंक किया किससे, ग्राउंड पे। तो इसके लिए काम में आता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ट्रांसपोंडर। और एक ट्रांसपोंडर को अगर कोई यूज़ करता है कोई भी कंपनी, तो उस कंपनी को 21 लाख रुपए सालाना देने पड़ते थे। ठीक है, तो ये जो NOCC लेवी का जो सिस्टम था ना, ये शुरू हुआ था 2003 में, जिसमें 21 लाख रुपए पर ट्रांसपोंडर के हिसाब से हर साल चार्ज लगता था। और फ्रीक्वेंसी कितनी पे ऑपरेट होता था वो, मतलब होता है 36 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, इसके अलावा 6,000 रुपये और एडिशनल चार्जेस लगते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर मान लो कोई एंटीना ट्रायल किया जा रहा है या कोई भी आप एक्सपेरिमेंट नया कुछ करना चाह रहे हो सिग्नल को रिसीव या ट्रांसमिट करने। तो ओवरऑल क्या है NOCC का मतलब, NOCC का मतलब हो गया नेटवर्क ऑपरेशन एंड नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर, NOCC। ये हो गया कि सैटेलाइट का यूज़ करने वाली जो भी कंपनीज हैं उन कंपनियों पर जो चार्ज लगाया जाता। अब इसको क्या कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, अबॉलिश का मतलब क्या हो गया कि अब से जो भी ब्रॉडबैंड या सैटेलाइट कंपनियां ऑपरेट करना चाहती हैं या स्पेस में अपनी कम्युनिकेशन सेगमेंट को राइज करना चाहती हैं, तो उनको एक इंक्रीज या कह सकते हैं ना एनकरेजमेंट मिलेगा कि भाई इंडिया में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक ड्यूटी और अबॉलिश कर दी है गवर्नमेंट ने, लिबरल कर दिया है सिस्टम को। ठीक है, तो अब आगे NOCC चार्जेस जो है वो अब नहीं लगेंगे, चाहे फिर वो VSAT सर्विसेज हो, ठीक है, चाहे वो कॉमर्शियल हो या कैप्टिव हो। इसी तरीके सैटेलाइट फ़ोन सर्विस जिनको हम GMPCS भी बोलते हैं, या फिर नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस NLD कम्युनिकेशन की बात कर लो, या कोई और टेलीकॉम लाइसेंसी अगर ऑपरेट करना चाहे तो स्टैंड अलोन, मतलब किसी कोई कोलैबोरेशन में नहीं है, सेपरेटली अगर काम करना चाहे तो अब उनको बोले टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक, कौन सा टैक्स, NOCC। ओके, इसके आगे देखें तो एक कॉरपोरेट एक सेंटर स्टैब्लिश किया गया था ये NOCC को रेगुलेट करने के लिए। सेंटर का नाम क्या है, द नेटवर्क ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सेंटर। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। काम क्या था, वही बात कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, क्या काम कितना कौन यूज़ कर रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी सैटेलाइट्स के थ्रू, उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सेंटर स्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। और उसका काम क्या था, NOCC जैसे काम, ड्यूटीज़ को इम्पोज करना। NOCC का मतलब आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता पड़ी गया, नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर। आगे चलते हैं, फिर इसके आगे देखें तो देखो अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे पुष्प कुमार जोशी को अभी अपॉइंट किया गया है। ये एक न्यूज़ थी। इसके आगे देखें स्पोर्ट्स पेज पे न्यूज़ है कि इंडियन वुमेन टीम ने 4-1 से जीत हासिल की है, ठीक है, कनाडा के अगेंस्ट में, और एक तरफ जर्मनी को हराया है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थॉमस कप और उबर कप। ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन। बस सिंपल सा इतना सा आंसर है, थॉमस कप एंड उबर कप। ओके, डन एंड डस्टेड। आज के वीडियो में जो भी था, थैंक यू वेरी मच।